सबसे पहले ये वीडियोस देखो। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। नासा में तो कर चुके हैं। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मेरा लिविंग गॉड है वो। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? इन वीडियोस में आपको एक पैटर्न मिलेगा। ये लोग पूरे तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि इनकी सही को सही देखने की समझ या गलत को गलत बोलने की समझ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इनके लिए गवर्नमेंट भगवान की तरह है जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अगर तुम इनसे क्वेश्चन पूछोगे तो तुम एंटी नेशनल, अगर तुम डाटा दिखाओगे तो तुम कांग्रेस सपोर्टर, अगर क्रिटिसाइज़ करोगे तो तुम एंटी हिंदू, अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखती है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। इनका रिलीजन कार्ड भी बड़ी जल्दी बाहर आ जाता है कि हिंदू खतरे में है और इस प्रजाति को हम अंधभक्त बोलते हैं। बीजेपी की कोई कमियां ये नहीं देख सकते, लेकिन आज इनको रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। 2026 आ गया है और इस टाइम तक भी हमारा देश औरतों के लिए सेफ़ नहीं बन पाया है। औरतें छोड़ो, बच्चियां भी सेफ़ नहीं है हमारे देश में। कुछ ही दिन पहले एक 11 साल की बच्ची जो ट्रैफिक लाइट पर फूल बेच रही थी, उसका एक रिक्शा वाला कर देता है। दूसरी न्यूज़ देखो, तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर का पुजारी 16 साल की माइनर लड़की का कर देता है और पार्लियामेंट में रेप का इस तरीके से मजाक बनाया जाता है सबके सामने। When rape is punishable, lie down and enjoy it. आज भी औरतों को अगर रात को घर से बाहर जाना हो तो उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है। कोई माँ बाप अपनी बेटी को रात को घर से बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कल उनकी बेटी सही सलामत घर वापस आएगी या नहीं। और ये नेता बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं। सिंगापुर का ही एग्जांपल ले लो। वहाँ लास्ट कुछ सालों में रजिस्टर्ड रेप केस का नंबर 16 से भी कम है, लेकिन एनसीआरबी 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया में 86 रेप केस रजिस्टर होते हैं हर दिन। और वहाँ क्राइम रेट कम होने का एक रीज़न उनके लॉ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सिंगापुर में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिल जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा इंडिया में भी मिल जाएंगे, लेकिन सारे ख़राब। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पैसा जो डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो इन घूसखोर नेताओं की जेब में जाता है। ये बिहार का टावर देख लो, इसे बनाने में कोई बोल सकता है 40 लाख रुपए लगे हैं। गुजरात में 21 करोड़ का वाटर टैंक पानी भरते ही कोलैप्स हो जाता है। हर साल कई 100 लोगों की जान जाती है सिर्फ गड्ढे और बुरी रोड की वजह से। आए दिन नए नए ब्रिज कोलैप्स होते रहते हैं और जो बनते हैं वो ये नमूने हैं। कोई भी दिमाग वाला आदमी इन्हें देख के बता देगा कि इस रोड पे गाड़ी चलाना कितना डेंजरस हो सकता है, लेकिन इंजीनियर्स को ये कहाँ चीज़ दिखती है। एक आम आदमी को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में कम से कम 20 से 30 लाख का खर्चा आ जाता है और जब जॉब की बारी आती है तब या तो जॉब मिलती नहीं और अगर मिलती है तो 10 से 20 हज़ार रुपये तक की। जो पैसा उसने लगा दिया है सिर्फ वो पैसा वापस लाने में उसको 10 साल से भी ज़्यादा तक का समय लग जाता है। कंपनीज़ लोगों को हायर तो करना चाहती है, लेकिन इंडियन यूथ जॉब रेडी ही नहीं है। लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है जो जॉब के लिए चाहिए होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी अभी भी वो पुराना घिसा पिटा सिलेबस चलाया जाता है जो कि क्रिएटिविटी को बिल्कुल मार देता है। ये मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने की जगह वहाँ ये डिस्कस होता है। 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं एग्ज़ाम्स की हालत तो इतनी ख़राब है कि मोस्टली एग्ज़ाम्स बाद में होते हैं और एग्ज़ाम्स के पेपर पहले आ जाते हैं। बच्चों की 1-1, 2-2 साल की मेहनत ऐसे बर्बाद हो रही है जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी। मार्च 2025 में रेलवे एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ। उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम लीक हुआ। पंजाब में 100 में से 22 टॉप स्कोरर्स एक ही एरिया के थे। 2019 से अब तक 65 से भी ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं 19 स्टेट में। 2024 में जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था तब पता ही नहीं कितना ही हल्ला मचा था। We want justice. उसके बाद भी अब तक 2 से 3 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। इस टाइम देश के यूथ की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स 91 प्यून की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यूपी में 368 प्यून की जॉब के लिए 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। इनमें से बहुत बच्चे बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स थे। लाखों लोग अभी भी तरस रहे हैं जॉब के लिए जिनके पास ना जाने कितनी एबिलिटीज़ हैं और वो सब कुछ बर्बाद जा रहा है। अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है। वर्ल्ड की 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 14 से 15 इंडिया की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 नंबर पे आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151।
और ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इंडिया की मीडिया कितने बुरे तरीके से बिक चुकी है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 131 नंबर पे आता है 181 में से, और ग्राउंड रियलिटी इन रिपोर्ट से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची इंडिया में जो सेफ़ हो। हवा में जहर, पानी में जहर, यहाँ तक कि खाने में भी जहर, और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस देश के नेताओं को जिस देश की दवाइयों तक में जहर मिलने लगे। सही सुन रहे हो आप, मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की मौत हो जाती है क्योंकि कप सिरप कंटेमिनेटेड था। सोचो उस माँ के बारे में जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने हाथ से दवाई दी होगी, ये सोच के कि उसका बच्चा सही हो जाएगा, और वो बच्चा कभी उठा ही नहीं। और भी सुनो, अभी हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं होता। ये न्यूज़ देखो, इंदौर में कंटेमिनेटेड वाटर पीने से 10 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में 15 दिन में 13 लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि वाटर कंटेमिनेटेड था। और नेता इन मुद्दों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते ही नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है? तुम कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। क्योंकि लोगों ने कभी सवाल उठाए ही नहीं, और जिन्होंने उठाए वो कभी उठे ही नहीं। ना जाने कितने रिपोर्टर सिर्फ इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। कहने को तो हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल ज़ीरो। जापान इकोनॉमी के मामले में हमसे नीचे आता है, लेकिन जहां पर एक एवरेज जापानीज साल का 38 लाख से भी ज़्यादा कमाता है, वहीं पर एक एवरेज इंडियन 4 लाख भी नहीं कमा पाता है साल का। हर साल इन्फ्लेशन 8 से 10% बढ़ रही है। 2019 से अभी तक तेल का प्राइस 3 गुना बढ़ गया है। दूध जैसी रोज़ की चीज़ों का प्राइस 30 से 40% बढ़ गया है। 90% से ज़्यादा इंडियंस के पास कोई जॉब सिक्योरिटी या पेंशन प्लान नहीं होता। आज अगर एक इंडियन घर खरीदने जाए तो उसकी कीमत पता है क्या है? उसकी पूरी लाइफ। खरीदना तो छोड़ दो, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में 30 से 50% सैलरी लोगों का रेंट देने में चली जाती है। एक BHK का रेंट मेट्रो सिटीज़ में 15,000 से 30,000 तक चला जाता है। और इसके ऊपर अगर किसी परिवार में कोई बीमार हो जाए तो मोस्ट ऑफ द लोग हॉस्पिटल का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई जाना ही नहीं चाहता, इतनी ख़राब हालत है। मोस्ट नेसेसरी चीज़ एजुकेशन भी आज के टाइम पे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चे की स्कूलिंग और कॉलेज में 30 से लेकर 75 लाख का खर्चा आ जाता है, और जब जॉब की बारी आती है तब या तो मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो वही 10 से 20 हज़ार तक की। GDP बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर एक आम आदमी मर मर के जीता रहेगा। 2014 में $1 की वैल्यू लगभग 60 रुपये के करीब थी, जो आज बढ़कर 92 पहुँच चुकी है। और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि उस वैल्यू को 100 लेकर जाएं ताकि जेन जीज को कैलकुलेशन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। एक बार मोदी जी की ये वीडियो देखो। मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? इस वीडियो में मोदी जी ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, और जो चीज़ें बच गई है वो मैं कर देता हूँ। जितना ज़्यादा रुपीज़ वीक होता रहेगा उतना ही जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा होता रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें डॉलर में खरीदी जाती है। पेट्रोल, डीजल, मेडिकल इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका होगा? आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास का। बहुत लोग तो आपको ये भी बताने लग गए होंगे कि रुपया गिरेगा तो उसके आपको फ़ायदे भी होंगे। तो हम अपनी करेंसी की जितनी वैल्यू कम रखेंगे उतना ही हमारे एक्सपोर्ट ल्यूक्रेटिव बनते जाएंगे। उनके लिए ये वीडियो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जैसे जैसे रुपया गिरता जाएगा वैसे वैसे हमारी ग्लोबल बाइंग पावर कम होगी, और पासपोर्ट की स्ट्रेंथ भी, जो कि वैसे ही कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता इन हालातों के बाद भी ये नेता हवाबाजी करने से कैसे नहीं छूटते। परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। मेरे पास अब आपके लिए एक टास्क है। अपने आसपास देखो, AQI 500 से ऊपर, पानी में जहर है, खाना एडल्ट्रेटेड है, रोड्स नाले बन जाते हैं बारिश में, नॉर्मल पर्सन अच्छी ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। लड़कियां तो छोड़ दो, बच्चियां भी सेफ़ नहीं है इस देश में। छोटे से लेकर हर बड़ा नेता बिका हुआ है। हमारे टैक्स के पैसों से हमारा भला करने की जगह ये नेता अपना पेट भर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं, लेकिन चेंज आप ही ला सकते हो। तरीका मैं बताऊंगा। सवाल पूछो, एक बार नहीं कई बार पूछो। पूछो उन नेताओं से कि हमारी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं है, वाई वी सफ़र। कई लोग तुम्हें एंटी नेशनल बोलेंगे, इंडिया हेटर बोलेंगे, कांग्रेस सपोर्टर भी बोलेंगे। उन्हें बताओ
इंडिया का मतलब बीजेपी नहीं है, हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है। अगर आज तुमने क्वेश्चन नहीं पूछे तो कल क्वेश्चन पूछने के लायक भी नहीं रहोगे। अब टाइम नहीं बचा खुद को मैनिपुलेट करवाने का। इन नेताओं को बस अपना फ़ायदा दिखता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसी को रियलिटी पता चले। लास्ट में एक कोट ज़रूर कहूँगा, इट्स बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन लिव ऑन योर नीज़।